हेलो एवरीवन। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में आज हम हमारा नया चैप्टर गैंट्री गर्डर के बारे में पढ़ेंगे। गैंट्री गर्डर एक इंडस्ट्रियल बीम होती है। जैसे हमारे कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया है, ये हमारा कोई इंडस्ट्रियल एरिया है। इस एरिया के अंदर कोई भी हेवी लोड हमें यहाँ से उठा के जब यहाँ पे रखना हो, या किसी लोड को यहाँ से उठा के हमें यहाँ पे पुट करना हो, तो हम मैन्युअली इसको उठा नहीं पाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेवी रहता है। तो यहाँ पे कॉलम के ऊपर हमारा यहाँ पे कॉलम्स होते हैं, और इन कॉलम्स के ऊपर गैंट्री गर्डर होता है। इन कॉलम्स के ऊपर हमारी एक गैंट्री गर्डर की बीम होती है, इधर इस तरह से। ओके, यहाँ पे ये गैंट्री गर्डर की बीम होती है। सिमिलरली यहाँ पे कॉलम्स होंगे, और इन कॉलम्स के ऊपर भी इन कॉलम्स के ऊपर भी हमारी क्या होगी, गैंट्री गर्डर एक बीम होगी। इस बीम के ऊपर हम एक क्रेन बीम या क्रेन गर्डर बनाते हैं। इस बीम के ऊपर यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक क्रेन गर्डर होता है। ये क्या है, एक क्रेन गर्डर है। और इस क्रेन गर्डर के ऊपर यहाँ पे दो व्हील्स लगे होते हैं, और ये दो व्हील्स जो होते हैं इस फ्लैंज रेल के ऊपर इस तरह से आगे पीछे मूव करते हैं। और इसके ऊपर एक क्रैब लगा होता है। क्रैब इन सेंस एक कैबिन होता है, जिसमें एक व्यक्ति बैठ के इस हुक को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ताकि ये जो क्रैब है वो इस तरह से यहाँ से और इधर मूव कर सके। तो इस हुक पे हम कोई भी लोड को यहाँ पे फिक्स करते हैं, और फिर उसको किसी भी प्लेस में थ्रू आउट द इंडस्ट्रियल एरिया जो हमारा होता है, उसमें हम उस बिल्डिंग के अंदर कहीं पे भी मूव करा सकते हैं। यहाँ पे ये जो लोड होता है वो हैवी होता है, उसके साथ ही ये क्या होता है, डायनामिक लोड होता है। अगर ये मैन्युअली कंट्रोल रहती है तो हम यहाँ पे इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन रिमोटली अगर ये इलेक्ट्रिकली कंट्रोल रहती है तो यहाँ पे इसमें सडन स्टार्ट और सडन ब्रेक लगते हैं, जिसके कारण इसमें क्या है कि इम्पैक्ट लोड को भी हमें कंसिडर करके चलना होता है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, इसे हम कहते हैं गैंट्री गर्डर। इसे क्या कहते हैं, ये हमारा है गैंट्री गर्डर। गैंट्री गर्डर। ओके, यहाँ पे इसे कहते हैं क्रैब। क्रैब। और ये है क्रैब गर्डर। क्रैब गर्डर। ओके। और यहाँ पे ये हुक होती है जहाँ पे हम लोड को लगाते हैं, या फिर लोड को इससे अटैच करके हम कहीं पे भी मूव कराते हैं। तो ये हमारा होता है कुछ स्केमेटिक डायग्राम, किस तरह से गैंट्री गर्डर इंडस्ट्रीज में यूटिलाइज करते हैं और इसको हम किस तरह से बनाते हैं। राइट। तो गैंट्री गर्डर्स में यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये क्या होती है, लेटरली अनसपोर्टेड रहती है। लेटरली अनसपोर्टेड रहने के बाद भी इसमें जो लोड आता है, ये हमारा कैसा आता है, लेटरल लोड भी आता है। मतलब जब ये क्रैब है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, जब इस तरफ ये मूव करेगी तब क्या होगा कि सडन ब्रेक लगने के कारण ये रेल जो है वो आगे की तरफ, पीछे की तरफ या शिफ्ट हो जाएगी। तो इसके कारण इस रेल के ऊपर यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा जो इसको किस तरफ मूव कराएगी, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इस तरह से जब इस क्रैब के लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट किसके, क्रैब गर्डर के ऊपर इस साइड में इस तरह से मूव, लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट के कारण गैंट्री गर्डर पे हमारे ट्रांसवर्स लोड आता है इस तरह से। राइट। तो इस लोड को रजिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी मोमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, या फिर यहाँ पे जो हमारा कंप्रेशन फ्लेंज है यहाँ पे हम एक कवर या तो हॉरिजॉन्टल आई बीम प्रोवाइड कराते हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल इस तरह से हम चैनल सेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हमारी जो गैंट्री गर्डर है वो वास्तव में दिखती कैसी है, जैसे यहाँ पे ये गैंट्री का आई बीम है, और इस आई बीम के ऊपर हमारा क्या होगा, यहाँ पे इन्वर्टेड चैनल सेक्शन रखा जाता है, जो कि क्या है कि इसके ऊपर लगने वाले लेटरल लोड को ये रजिस्ट करेगा, क्योंकि उसकी हमने क्या किया है, लेटरल डायरेक्शन में हमने इसको स्टिफन कर रखा है। ओके। देन आफ्टर ये जो गैंट्री गर्डर है, ये पूरा क्रेन गर्डर जब फ्रंट एंड बैक में इस तरह से मूव करेगा, तो इसके कारण इसमें लॉन्गिट्यूडिनल फोर्सेस जनरेट होंगे। कौन से होंगे, लॉन्गिट्यूडिनल फोर्सेस।
और इस वेट को सबसे पहले, ये जो वेट है ये क्रैब के द्वारा इस क्रेन गर्डर पे आएगा और क्रेन गर्डर के थ्रू ये इन व्हील्स के ऊपर ये सारा लोड ट्रांसफर होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा वर्टिकल लोड्स भी आएगा। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो गैंट्री गर्डर पे लगने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस हमारे कौन कौन से होते हैं, तो उसके लिए हम देख सकते हैं। जैसे अगर लाइन डायग्राम बनाए तो ये हमारी क्या है, एक गैंट्री गर्डर है। यहाँ पे हमने कॉलम पे इसको सपोर्ट प्रोवाइड करा रखा है और यहाँ पे क्रेन गर्डर के व्हील्स के कारण इस पे यहाँ पे क्या आएगा, एक वर्टिकल लोड आएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल लोड। ये जो वर्टिकल लोड होगा वो क्या होगा, लोड जो उस हुक पे सब्जेक्टेड है, इसे हम हुक लोड भी कह सकते हैं, हुक लोड प्लस क्रैब गर्डर का सेल्फ वेट और क्रैब का सेल्फ वेट, क्रैब का सेल्फ वेट, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक वर्टिकल लोड जनरेट होगा। जब ये क्रैब है जो यहाँ पे इसके ऊपर लेफ्ट एंड राइट मूव करता है और सडन स्टॉप और सडन स्टार्ट करता है, तो इसके कारण इसमें क्या आता है, इस डायरेक्शन में ट्रांसवर्स लोड जनरेट होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल लोड और हॉरिजॉन्टल लोड, जो कि हमारा किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में इस तरह से लगेगा। तो यहाँ पे ये इस तरह से लेटरल लोड लगेगा। इसे हम क्या कहते हैं, लेटरल और हॉरिजॉन्टल लोड, हॉरिजॉन्टल लोड। देन आफ्टर इस पूरी क्रेन, ये क्रेब गर्डर जो है वो हमारी किस तरह से मूव करेगी, इस डायरेक्शन में इस तरह से मूव करेगी। तो इस मूवमेंट के साथ इसमें क्या होगा, सडन स्टॉपेज और स्टार्ट पॉइंट पे ये क्या होगा, एक फ्रिक्शनल थ्रस्ट डेवलप करेगा। इस फ्रिक्शनल थ्रस्ट के कारण इसमें हमारा लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स भी डेवलप होगा। तो इस डायरेक्शन में हमारा क्या डेवलप होगा, लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स या लॉन्गिट्यूडिनल रेजिस्टिंग रिएक्शन डेवलप होगा, जिसे हम लॉन्गिट्यूडिनल थ्रस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल थ्रस्ट। ओके, तो इन सभी फोर्सेस को कंसीडर करके हम क्या करते हैं, अपनी गैंट्री गर्डर को डिज़ाइन करते हैं। ओके, तो ये हमारे क्या हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड ऑन गैंट्री गर्डर। ओके, गैंट्री गर्डर में हमारा लॉन्गिट्यूडिनल थ्रस्ट फोर्स लगता है, लेटरल या हॉरिजॉन्टल लोड लगता है और हमारा वर्टिकल लोड लगता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जब ये इस तरह के लोड लगते हैं तो हमें पता है कि हमारा जो गैंट्री गर्डर है वो क्या है, कि हमने लेटरली स्टिफन नहीं कर रखा है। तो हम क्या करते हैं, और उसके साथ ही ये जो होती है गैंट्री गर्डर वो हमारा इम्पैक्ट लोड को भी लेता है। सडनली हुक पे सडनली लोड लगा, कोई ग्रेजुअली तो हम लोड लगाते नहीं है हुक में, यहाँ पे जो हुक होती है, राइट। तो यहाँ पे सडनली लोड इसने लिफ्ट किया और ये लोड जो है वो हमारा गैंट्री गर्डर के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। तो जब ये सडन लोड आता है तो इसके कारण इस पर क्या है, इम्पैक्ट फोर्सेस जनरेट होते हैं और इम्पैक्ट फोर्सेस के कारण ये गैंट्री गर्डर का जो बिहेवियर होता है वो हमारे ग्रेजुअल लोड से ज़्यादा सीवियर होता है। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम जो डिज़ाइन है उसमें हम जो लोड कैलकुलेट करते हैं एज अ ग्रेजुअल लोड, उसमें उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड लिखेंगे और अदर साइड हम देखेंगे कि इसमें कितना लोड हम इंक्रीमेंट करते हैं या एडिशनल लोड हम कितना ड्यू टू इम्पैक्ट को हम कंसीडर करके चलते हैं और उसको कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे टाइप ऑफ लोड, टाइप ऑफ लोड, और यहाँ पे है एडिशनल लोड। इस टाइप ऑफ लोड के कारण हम एडिशनल इम्पैक्ट के कारण कितना लोड कंसीडर करके चलेंगे, एडिशनल लोड। ओके, तो फर्स्ट हमारा है वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस। ओके, तो वर्टिकल फोर्सेस में हम दो चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट तो है हमारी जो ये क्रैब मूव कर रहा है ये इलेक्ट्रॉनिकली ओवरहेड क्रेन है, मतलब रिमोटली हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिकल ओवरहेड है तो मतलब क्या है कि यहाँ पे हम सडन बहुत तेज़ी से उसको स्टॉप करेंगे और बहुत तेज़ी से उसको शुरू करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इसके कारण हमारा इम्पैक्ट इंटेंसिटी रहेगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा रहेगी। तो उसको हम कंपनसेट करने के लिए हम जो लोड कैलकुलेशन करेंगे
उसको हम ज़्यादा परसेंटेज में इंक्रीज करेंगे। तो फॉर इलेक्ट्रॉनिक ओवरहेड क्रेन, इलेक्ट्रॉनिक ओवरहेड क्रेन जो हमारे लोड की वैल्यू कैलकुलेट करके आती है उसको हम 25% इंक्रीज करेंगे या फिर ऐड करेंगे ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड, स्टैटिक व्हील लोड। ओके। सेकंड है जब हमारा हैंड ऑपरेटेड क्रेन है, हैंड ऑपरेटेड क्रेन, तो ड्राइवर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसमें थोड़ा डी एक्सेलरेट करके ही उस क्रेन को क्या करेगा, स्टॉप करेगा। सडन स्टॉप कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसमें बैठने वाला व्यक्ति अपने आप में कंफर्ट को अचीव करने की कोशिश करता है। ओके। तो इसके कारण इसमें जो हम उसकी डायनामिज्म के कारण जो लोड आता है इम्पैक्ट का, उसको हम कितने परसेंट इंक्रीज करेंगे, 10% इंक्रीज करेंगे ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड। स्टैटिक व्हील लोड मतलब यहाँ पे जो रेल व्हील्स जो होते हैं, इसके कारण ये लोड जो गर्डर पे ट्रांसफर हो रहा है, तो यही हमारा क्या होता है, स्टैटिक व्हील लोड कहता है। मतलब जब हमारी क्रेन जो है वो हमारी क्या है, स्टेडी कंडीशन में या फिर स्टॉप कंडीशन में है, तब वहाँ पे क्रेन के व्हील में कितना लोड ट्रांसफर होता है उसको हम स्टैटिक व्हील लोड कहते हैं। ओके। देन आफ्टर सेकेंड हमारा है हॉरिजॉन्टल लोड। सेकेंड इज हॉरिजॉन्टल और लेटरल लोड, हॉरिजॉन्टल एंड लेटरल लोड। तो हॉरिजॉन्टल लेटरल लोड में जब इलेक्ट्रिकली ओवरहेड क्रेन होती है तो उस केस में हम 10% ऑफ वेट ऑफ क्रेब एंड द वेट लिफ्टेड को कंसीडर करके चलते हैं। 10% ऑफ वेट ऑफ क्रेब प्लस हुक वेट, ये हमारा क्या मानते हैं हम, लेटरल डायरेक्शन में इतने परसेंटेज के साथ हम इंक्रीज करते हैं। सेकंड जब हमारा हैंड ऑपरेटेड होता है तो उस केस में हम इसे 5% इंक्रीज करते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारा जो होता है लेटरल और लॉन्गिट्यूडिनल लोड होता है। थर्ड केस इज लॉन्गिट्यूडिनल लोड। लॉन्गिट्यूडिनल लोड में हम क्या करते हैं, स्टैटिक व्हील लोड का 5% हम इंक्रीज करते हैं। स्टैटिक 5% ऑफ स्टैटिक व्हील लोड। ओके। तो इस तरह से हम इम्पैक्ट को क्या कंसिडर करके चलते हैं। फिर अगला हम देखते हैं कि जब भी हमारा क्रेप मूव करेगा या फिर हमारी क्रेन गर्डर मूव करेगी, तो उसके कारण उसमें क्या होगा कि मतलब एक साइक्लिक पैटर्न में हम करते हैं, मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स हम कंसिडर करके चलते थे। ये जो गैंट्री गर्डर है उस पर साइक्लिक लोड आने के कारण इसमें फटिक फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हम गैंट्री गर्डर को कितने नंबर ऑफ साइकिल के लिए हम डिज़ाइन करें कि उसमें फटिक फेलियर उसकी डिज़ाइन लाइफ से पहले ना हो, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ साइकिल या स्ट्रेस साइकिल को कैलकुलेट करते हैं। ओके। तो यहाँ पे लिखते हैं ड्यू टू फटीग इफेक्ट, फटीग इफेक्ट, फटीग इफेक्ट में हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल। तो नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल, उसके लिए हमारा रिलेशनशिप होता है NSC। मैक्सिमम जो वैल्यू है ये शुड बी, नंबर ऑफ कितने अप्लाई कर रहे हैं, ये शुड, दिस वैल्यू शुड बी लेस देन 5 इंटू 10⁻6 इंटू 27 डिवाइडेड बाय गामा MFT डिवाइडेड बाय गामा M इंटू F की पावर 3। ये हमारे क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस साइकिल है। इससे जो हम अप्लाइड स्ट्रेसेस है वो हमारे क्या रहेंगे, साइकिल इनसे कम रहने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो हमारे जो गैंट्री गर्डर है वो किस में फेल हो जाएगी हमारी, वो हमारी फटिग में फेल हो जाएगी और लास्ट डिफॉर्मेशंस प्रोड्यूस करेगी। ओके। तो ये हो गया हमारा फटिग में चेक किस तरह से हम प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद हम फटिग के बाद चेक करेंगे गैंट्री गर्डर हमारा डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है कि नहीं करता है। ओके। तो डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया को ध्यान में रखने के लिए हम क्या करते हैं कि गैंट्री गर्डर में अलग अलग तरह के मतलब डिफ्लेक्शन लिमिट दे रखी होती है। तो जैसे इसे हम कहेंगे डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया में मतलब हमारा जो गैंट्री गर्डर का वर्टिकल डिफ्लेक्शन होता है,
इस वैल्यू को हम लिमिट करते हैं। तो ये डेल्टा की जो मैक्सिमम लिमिट है वो डिफरेंट केसेस में अलग अलग रहती है। जैसे फर्स्ट हमारा है व्हेन क्रेन इज मैन्युअली ऑपरेटेड, क्रेन इज मैन्युअली ऑपरेटेड। इस केस में हमारा डेल्टा मैक्स की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, एल बाय 500। ओके, मतलब एल क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ गेंट्री गर्डर या फिर स्पान ऑफ गेंट्री गर्डर, राइट। तो इस फर्स्ट केस में हमारी जो मैक्सिमम डेल है वो कितना होना चाहिए, एल अपॉन 500 का। और सेकेंड केस हमारा जो है वो है व्हेन क्रेन इज इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड तो है, लेकिन उसके साथ ही उसका जो सेल्फ वेट है, जो हुक वेट है, ये हमारा क्या है, लेस देन 500 है, लेस देन 500 किलो न्यूटन। तो उस केस में हमारा जो डिफ्लेक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, एल अपॉन 750। ओके, देन आफ्टर थर्ड केस है, इसी इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड क्रेन में जब हमारा वेट है इज ग्रेटर देन 500 है, किलो न्यूटन है, तो इस केस में हमारी जो एल इफेक्टिव की जो सॉरी डिफ्लेक्शन की मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है, एल बाय 1000। इससे ज़्यादा हमारा डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन एट सेंटर हम कैसे निकालेंगे, तो डिफ्लेक्शन एट सेंटर के लिए हमारे पास एक रिलेशनशिप होता है जो हम यूज़ करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल क्यूब इंटू 3a माइनस 4l माइनस ए क्यूब अपॉन एल क्यूब। इस रिलेशनशिप से डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं, दिस वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट, डेल मैक्स। यहाँ पे एल क्या है, स्पान है, डब्ल्यू क्या है, लोड ऑन गेंट्री गर्डर है, ए यहाँ पे क्या है, ए इज इक्वल टू एल माइनस सी अपॉन 2। और सी क्या है हमारी, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ द व्हील्स। जैसे ये हमारा क्या है, गेंट्री गर्डर है, यहाँ पे कॉलम के सपोर्ट है, इसके ऊपर जो क्रेन गर्डर इस तरह से है, इसका एक व्हील हमारा यहाँ पे रहेगा और इस क्रेन गर्डर का दूसरा व्हील हमारा कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। तो इनके सेंटर की जो डिस्टेंस है ये क्या है, हमारी सी है। ओके, ये क्या है, सी है। तो सी को हम क्या बोल सकते हैं, व्हील बेस भी कहते हैं, व्हील बेस। ओके, ये सी है, उसके हिसाब से फिर हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और डेल्टा की वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू शुड बी लेस देन डेल मैक्स। डेल मैक्स की लिमिटिंग वैल्यू हमें पता ही है। तो इस तरह से हम कुछ स्पेशल केसेस जो गेंट्री गर्डर के होते हैं उनके हम कंसिडर करके चलते हैं और उन्हें हम चेक करते हैं। बाकी पूरी जो डिज़ाइन होती है वो सिंपल बीम की तरह ही हमारी होती है। ओके, तो अब हम देखते हैं बीम मतलब गेंट्री गर्डर के डिज़ाइन स्टेप्स, राइट। डिज़ाइन प्रोसीजर ऑफ गेंट्री गर्डर। ओके, डिज़ाइन प्रोसीजर ऑफ गेंट्री गर्डर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैक्सिमम लोड कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम लोड। तो लोड यहाँ पे क्या होगा, एक तो सेल्फ वेट होगा प्लस हुक लोड होगा जो क्वेश्चन में हमें दे रखा होगा, उसके साथ हम इम्पैक्ट लोड को भी कंसीडर करके चलेंगे, इम्पैक्ट लोड। तो ये तो हो गया हमारा स्टैटिक व्हील लोड, स्टैटिक व्हील लोड। और इसके साथ हमारा क्या हो जाएगा, डायनामिक व्हील लोड या फिर विद कंसीडरेशन ऑफ इम्पैक्ट इफेक्ट, विद कंसीडरेशन ऑफ इम्पैक्ट इफेक्ट। तो इम्पैक्ट में हम वर्टिकल लोड जब कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू 25% इंक्रीज करके ऐड करेंगे, कब, जब इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है। ओके, 10% इंक्रीज करेंगे जब हैंड ऑपरेटेड है, राइट। इस तरह से हम सारे इम्पैक्ट लोड की एडिशनल वैल्यू को हम कंसीडर करके चलते हैं। देन आफ्टर फिर हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम शेयर फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हमारा कब रहेगा,
ये आपने जब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम पढ़ा होगा तब भी आपने देखा होगा, जैसे हमारा क्या एक सिंपली सपोर्टेड गर्डर है, उसके ऊपर हमारा एक व्हील लोड है। तो व्हील लोड जब इस तरह से पुट किया जाता है तो उसके कारण मैक्सिमम मोमेंट कब आता है, जब इस व्हील का जो सेंटर है वो कहाँ पे लाई करेगा, कहीं इस जगह पे लाई करेगा। और इस सेंटर और किसी व्हील लोड के सेंटर के पॉइंट और ये पॉइंट और स्पान का सेंटर हमारा एक एक ही पॉइंट पे लाई करता है। इस केस में हमारा जो लोड कॉम्बिनेशन बनेगा वो इस पॉइंट पे हमारा क्या प्रोवाइड कराएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ओके, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए हम ILD की तरह से ही हम कैलकुलेट करेंगे, W1 वन इंटू Y1 और W2 इंटू Y2। यहाँ पे इसका W1 वेट होगा, इसका W2 होगा व्हील लोड, तो W1 इंटू Y1 प्लस W2 इंटू Y2 हमारा क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। ओके, ये आपने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में भी इस केस को देखा होगा। थर्ड इज शेयर फोर्स। शेयर फोर्स कौन सा, मैक्सिमम। मैक्सिमम शेयर फोर्स कब होगा, जब व्हील लोड हमारा कहाँ पे है, एक व्हील हमारा यहाँ पे सपोर्ट पे लाई करे। तो इस केस में शेयर फोर्स की जो वैल्यू आएगी गैंट्री गर्डर में वो मैक्सिमम रहेगी। ओके, इस केस में हम शेयर फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो V1 और V2, तो इस केस में हम शेयर फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और ये हमारी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी इस केस में। तो शेयर फोर्स का ये केस लेंगे और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का हम इस केस के हिसाब से हमारी सारे क्रॉस सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे। जब शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आ जाता है, देन आफ्टर हम यहाँ पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का करस्पॉन्डिंग हम एक ट्रायल सेक्शन को अज्यूम करेंगे। अज्यूम ट्रायल सेक्शन। तो ट्रायल सेक्शन अज्यूम करने के लिए हम सबसे पहले ZP रिक्वायर्ड कैलकुलेट करेंगे। तो ZP रिक्वायर्ड हमारा क्या होता है, MU/FY, और इस वैल्यू को हम 1.5 टाइम्स इंक्रीज करेंगे फॉर कंसिडरेशन ऑफ व्हाट, लेटरल इफेक्ट। और लेटरल लोड में हम स्टिफन नहीं कर रहे हैं बीम को, तो उसके लिए हम एडिशनल प्लास्टिक मोमेंट या फिर एडिशनल एरिया प्रोवाइड कराते हैं ताकि हमारी बीम क्या लेटरली स्टिफन रहे। इसलिए हम क्या करते हैं, इस बीम को लेटरली सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं या फिर हम उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को उतना इंक्रीज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा MP होता है, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, वो कितना आता है, FY इंटू वॉट, ZP यहाँ पे क्या है, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है। और प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, A/2 इंटू A/2 A/2 या फिर A1Y1 प्लस A2Y2। यहाँ से हमारे पास मोमेंट या फिर प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी आती है और यहाँ पे हम ZP रिक्वायर्ड निकालते हैं। इस ZP रिक्वायर्ड के लिए फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो चेक्स होते हैं ये हम प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इस सेक्शन को क्लासीफाई करेंगे कि हमारे जो सेक्शन हमने जो कंसिडर करके चले हैं ये हमारा क्या है। ZP रिक्वायर्ड आने के बाद हम कोई भी I सेक्शन कंसिडर करके चलेंगे गैंट्री गर्डर के लिए, और इसके ऊपर हम यहाँ पे एक चैनल सेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। तो इतने एरिया के हिसाब से फिर हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, एक ZP रिक्वायर्ड देखेंगे। हमने चूज़ कर लिया IS हैंडबुक टेबल से कि हम इस तरह का सेक्शन प्रोवाइड कराएंगे और ये दोनों प्रोवाइड किए हैं। फिर इसके लिए फिर हम चेक करेंगे कि हमारी जो वेब है और फ्लेंज है ये प्लास्टिक है कि नहीं है। उसके लिए हमारे पास क्या है, सेक्शन क्लासिफिकेशन के रिलेशनशिप दे रखे कि B/TF इज लेस देन 8.4, देन सेक्शन इज व्हाट, प्लास्टिक, एंड D/TW इज लेस देन 84, देन इट वेब इज इन प्लास्टिक स्टेट। तो इन चेक्स को प्रोवाइड कराने से हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाती है। बीटा की वैल्यू आने के बाद हम क्या निकालेंगे, डिज़ाइन मोमेंट कैपेसिटी ऑफ दिस गर्डर। तो फिफ्थ स्टेप हमारी होगी डिज़ाइन मोमेंट कैपेसिटी ऑफ डिज़ाइन मोमेंट कैपेसिटी ऑफ गैंट्री गर्डर। ओके, तो उसके लिए MdZ इज इक्वस टू बीटा B इंटू ZPY इंटू FY डिवाइडेड बाय गामा M0। ओके, तो दिस वैल्यू शुड बी व्हाट, लेस देन हमारा जो मोमेंट, ग्रेटर देन होनी चाहिए हमारा जो मोमेंट हम लगा रहे हैं। मतलब मोमेंट कैपेसिटी शुड बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन व्हाट, मोमेंट अप्लाइड। M max की जो वैल्यू आएगी उससे ये वैल्यू जो है वो हमारी क्या होनी चाहिए,
ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, ठीक है। देन आफ्टर फिर हम चेक करेंगे लोकल मोमेंट कैपेसिटी ऑफ प्लेट गर्डर इज चेक्ड। देन लोकल मोमेंट कैपेसिटी ऑफ प्लेट गर्डर इज चेक्ड। तो प्लेट गर्डर के लिए लोकल मोमेंट कैपेसिटी हम किस तरह से निकालते हैं? एक रिलेशनशिप होता है एम जेड अपॉन एम डी जेड प्लस एम वाई एफ डिवाइडेड बाय एम डी वाई, एफ शैल बी लेस देन इक्वल टू व्हाट? 1। एम जेड हमारा क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले लोड से जो मोमेंट एम मैक्स आता है। एम डी जेड उसके करस्पॉन्डिंग हमारी डिज़ाइन मोमेंट कैपेसिटी जो हमने जस्ट फिफ्थ स्टेप में कैलकुलेट की है। एम एफ एम वाई एफ जो होता है यहाँ पे, एम वाई एफ हमारा क्या है? लेटरल लोड के कारण जो मोमेंट आता है, मोमेंट ड्यू टू लेटरल लोड, और ये जो है वो डिज़ाइन मोमेंट ड्यू टू लेटरल लोड, और ये है बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज कह सकते हैं, क्योंकि लेटरल लोड हमारा कौन रजिस्ट करता है? कंप्रेशन फ्लैंज ही रजिस्ट करता है। ओके, दिस वैल्यू शुड बी लेस देन है, तो हमारी लोकल मोमेंट कैपेसिटी में भी सेक्शन क्या है? गैंट्री गर्डर का सेफ है। देन आफ्टर फिर हम क्या चेक प्रोवाइड कराएंगे? शेयर का चेक प्रोवाइड कराएंगे। चेक फॉर शेयर कैपेसिटी। 7 स्टेप इज चेक फॉर शेयर कैपेसिटी। तो शेयर कैपेसिटी क्या होती है? शेयर कैपेसिटी के लिए हमारा फॉर रिलेशन होता है ए वी इंटू एफ वाई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई √3 इंटू गामा एम जीरो। दिस वैल्यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन मैक्सिमम शेयर फोर्स एट सेक्शन। ओके, जो हमने निकाला था जब व्हील लोड हमारा क्या है? सपोर्ट पे है। इस केस में जो इस बीम में लगने वाला मैक्सिमम शेयर फोर्स की जो वैल्यू आती है वी मैक्स, उससे हमारी जो शेयर कैपेसिटी है इस पूरे गैंट्री गर्डर की ये ज़्यादा रहनी चाहिए, तो हमारा शेयर में भी क्या होगा? सेक्शन सेफ होगा। देन आफ्टर फिर हम वेब की बकलिंग रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। वेब की बकलिंग रेजिस्टेंस हमने प्लेट गर्डर में पढ़ी भी है। ओके, चेक फॉर बकलिंग रेजिस्टेंस ऑफ वेब। तो उसके लिए हमारे पास जो बकलिंग एरिया का रिलेशनशिप होता है वो कितना होता है? B1 प्लस N1 इंटू TW। और बकलिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है? बकलिंग स्ट्रेंथ है हमारी A इंटू एफ सी डी कैसे निकालेंगे हम? FCD लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और लेमडा की वैल्यू और FY हमारा कितना है? 250 है। और बकलिंग कर्व कौन सा माना जाता है इन केसेस में? बिल्डअप सेक्शन है तो C। बकलिंग कर्व C, इसके करस्पॉन्डिंग हमारी FCD की वैल्यू हम निकालेंगे जो हम कंप्रेशन में निकालते थे। इसके करस्पॉन्डिंग हमारे बकलिंग रेजिस्टेंस आ जाएगा, और ये जो बकलिंग रेजिस्टेंस है दिस वैल्यू शुड बी मैक्सिमम ऑफ व्हाट? मैक्सिमम शेयर फोर्स और मैक्सिमम व्हील लोड, उससे हमारा ज़्यादा होना चाहिए। तो बकलिंग में हम उस वेब को रजिस्ट कर पा रहे हैं, ये माना जाएगा। देन आफ्टर फिर हम क्या करेंगे? डिफ्लेक्शन का चेक प्रोवाइड करेंगे। 9th स्टेप इज चेक फॉर डिफ्लेक्शन। चेक फॉर डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन में हमारी जो डेल्टा की वैल्यू है, डेल्टा इज व्हाट? W इंटू एल क्यूब ब्रैकेट 3a अपॉन 4l माइनस a क्यूब अपॉन l क्यूब होल डिवाइडेड बाय 6ei। दिस वैल्यू शुड बी लेस देन डेल्टा मैक्स। डेल्टा मैक्स की हमारे रिलेटिव वैल्यू जो होती है वो हमने डिफरेंट केसेस में निकाली थी। जैसे हमारा जब मैन्युअली ऑपरेटेड क्रेन होती है तब डेल्टा मैक्स की वैल्यू L/500 होती है। जब इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होती है लेकिन उसमें जो हुक लोड है वो हमारा लेस देन 500 किलो न्यूटन है, तो उसमें हमारी कितनी है? L/750 थी। और जब इसकी वैल्यू हमारी 500 किलो न्यूटन से ज़्यादा है तब कितनी हो जाती है? L/1000। तो ये हमारे डेल्टा मैक्स की वैल्यू, अगर ये जो वैल्यू कैलकुलेटेड है ये डेल्टा मैक्स से कम है तो हमारा डिफ्लेक्शन में भी क्या है? गैंट्री गर्डर सेफ है। अगर नहीं आती है और लिमिटिंग वैल्यू क्रॉस होती है तो हमें क्रॉस सेक्शन को क्या करना पड़ेगा? फिर से रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। अगर इतने सारे चेक प्रोवाइड कराने के बाद भी हमारे गैंट्री गर्डर सेफ है तो हम लास्ट में हम क्या प्रोवाइड कराएंगे? कनेक्शन विद कॉलम एंड गैंट्री गर्डर।
ये हमारी लास्ट स्टेप रहेगी, और इसे हम सेफ प्रोवाइड करा के इसकी डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। तो इसका एक डिज़ाइन एग्जांपल है, वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।